हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सेवा और सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। राइट, अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे थे अक्टूबर माह की क्रॉनिकल। इससे पहले जून और जुलाई की क्रॉनिकल कंप्लीट की। अगस्त का एक लेक्चर आया और जनवरी से लेके आपका जून तक की पूरी घटनासार कवर अप की गई। राइट, एक एमसीक्यूज के फॉर्म में एक 100 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ करंट अफेयर्स की, बहुत महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है जनवरी से लेकर जून तक, वो टेलीग्राम वाले चैनल पे प्रोवाइड किया जा चुका है। टेलीग्राम का चैनल आपको मिल जाएगा, लिंक जो है उसमें मिल जाएगा। आप जब अबाउट सेक्शन में जाएंगे, राइट, आप जब अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से कर लेना और कोई समस्या हो तो वहाँ पे बता सकते हैं। दूसरी बात है, हम लोगों का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि जल्दी जल्दी से इन सब चीज़ों को ख़त्म करें। इसके बाद जो आर्थिकी है, आर्थिकी वाला पोर्शन करंट अफेयर्स में, उसमें जैसे बजट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्थिक समीक्षा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग ख़त्म कर लें। जैसे कि मैं कुछ जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बागवानी से रिलेटेड, और जो आपके एग्रीकल्चर डेटा आता है और मिनरल डेटा आता है, बहुत सारा प्रोडक्शन और रिजर्व को लेकर जो भी डेटा आता है। राइट, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सैंपल सर्वे का, रजिस्ट्रेशन का कुछ आंकड़ा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट और भी डेटा होते हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी बात ये है, मगर आपने एक बात और है, मैं बहुत निराश हो जाता हूँ मैं तब जब बहुत सारे लोग, आप लोग देखते हैं लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्ट करने से कुछ मनोबल मिलता कुछ नहीं है। राइट, सारी मेहनत आपके लिए है, लेकिन एक मनोबल जो होता है वो व्यक्ति का थोड़ा सा बूस्टअप हो जाता है। तो उसी मनोबल को बढ़ाने के लिए कम से कम जब पढ़ते हो आप, थोड़ा सा एक लाइक कर देंगे तो बेहतर होगी, स्थिति बेहतर हो जाएगी, मतलब मेरा मन लगेगा। राइट, और उसमें कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये, अगर आपको और बेहतर लगता है तो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। आप इतने छोटे छोटे से बचकाने से कमेंट आते हैं, मतलब जो लोग करते हैं उनका आभारी हूँ, लेकिन बचकाने से कमेंट का मतलब बहुत कम कमेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा और होने चाहिए तो थोड़ा सा बूस्टअप होता है मन। खैर, ये वाला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसमें हमने आपको ये भी बताया था स्टैटिक पोर्शन में कैसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे ये वाली चीज़ें आई थी, पूजा, पूसा, गिरनार 6 और नांदयाल। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज का सेशन, और यहाँ है अपतटीय क्षेत्र में खनिज ट्रस्ट नियम। खनिज ट्रस्ट नियम बनाए गए हैं अपतटीय क्षेत्र के लिए। अच्छा, ये बनाए क्यों गए हैं? देखिए, 2022 में आसपास में एक वो आया, बिल आया, और बिल में जो अपतटीय जो क्षेत्र था, अपतटीय क्षेत्र मतलब भारत के समुद्र के आसपास वाला एरिया। देखिए, दो क्षेत्र होते हैं, एक क्षेत्र है अपतटीय क्षेत्र, एक है तटवर्ती क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र का मतलब ये है कि जो ऑफशोर होगा, मतलब समुद्र तट से जिसकी दूरी ज्यादा होगी। तटीय क्षेत्र मतलब ऑनशोर, समुद्र का तट जो होगा, बिल्कुल किनारे किनारे का एरिया। तो अपतटीय क्षेत्र उसको बोलेंगे लगभग जो 10 मीटर जिसकी जो गहराई है पानी की, वो 10 मीटर से कम ज्यादा होगी, तो अपतटीय क्षेत्र होगा। अच्छा, एक बात और, भारत में आपको पता है, एक बेसिक क्वेश्चन ज्योग्राफी में आपसे प्रीलिम्स में पूछा गया था पहले भी, कि जो मिनरल हैं उन पे अधिकार किसका होता है। अगर वो स्टेट के अंदर आते हैं, स्टेट बाउंड्री के अगर अंदर आते हैं तो स्टेट पे उसका रेवेन्यू में वो उसको शामिल किया जाता है। लेकिन अगर अब स्टेट की बाउंड्री में नहीं है, अगर पानी के अंदर है, पानी इन द सेंस मतलब समुद्री तट के बाहर है, अंदर है, ठीक है, तो उन सारी जगहों पर जो रेवेन्यू होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काउंट किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए इतनी बात। अच्छा, तो इस पे ये नियम कौन बनाएगा, इस पे नियम कौन बनाएगा? तो इस पे नियम बनाएगा भारत की केंद्र सरकार। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो खान मंत्रालय। ठीक है, खान मंत्रालय इस पे बनाएगा। अच्छा, एक आपको पता है 2G स्कैम हुआ, खतरनाक स्कैम हुआ। इसके बाद सरकारें डरने लगी। हालांकि 2G स्कैम के बारे में सुप्रीम कोर्ट की राय ये थी कि स्कैम हुआ ही नहीं है, केवल एक बेसिक आइडिया था। ठीक, तो वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। दूसरी बात यह है कि इससे सरकारें अब डर रही हैं, इसलिए पूरे नियम कायदे से चलना है। नियम कायदे से चलने में 2022 में एक नियम आया, अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास विनिमय विधेयक अधिनियम। ठीक है, वो आया 2022 में। 23 में उसमें अमेंड कर दिया गया, और अमेंड में ये लिखा गया कि अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट बनाया जाएगा। ठीक, अब ये ट्रस्ट है क्या? इस ट्रस्ट का काम ये है कि मान लीजिए ये अपतटीय क्षेत्र में कोई रिजर्व हैं, मिनरल्स हैं, जैसे आपको पता है मुंबई हाई में पेट्रोलियम का बहुत बड़ा केंद्र है, पेट्रोलियम वहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, आपको ये सब अरेबियन सी में पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए अगर किसी को ये प्राइवेट कंपनी को अगर ये देना है निकालने के लिए, तो उसको पट्टा करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सारे अलॉटमेंट करने पड़ेंगे। अलॉटमेंट में वो कंपनी एक फी देती है, एक फीस देती है। मैं अब जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ इसी में मैं सारी चीज़ें खत्म कर दूंगा। वो एक फीस देती है भारत सरकार को, और भारत सरकार रॉयल्टी के रूप में उसको लेती है। अब ये जो अब जैसे वहाँ पे जो उसका निकाला जा रहा है, जो खनिज निकाला जा रहा है, कंपनियां पेट भर रही हैं, भारत को एक राजस्व भी मिल रहा है उससे, लेकिन इसके बावजूद
क्या रिसर्च उस पर की जा सकती है कि कोई हानि तो नहीं हो रही है, कोई और ऐसे क्षेत्र तो नहीं है ढूंढने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी स्थिति कैसी है, ठीक, इकोसिस्टम वहाँ पे कैसा, इन सारी चीज़ों के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, खनिज ट्रस्ट, ठीक है, अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट। अब इसमें होगा ये, रॉयल्टी में जो पैसा कंपनियां पे कर रही हैं, मान लीजिए किसी को 10,000 करोड़ रुपए का टेंडर में मिला अपतटीय क्षेत्र में 1 साल के लिए निकालने के लिए, तो अब उसका 10% पैसा इसमें भी डालना पड़ेगा, किसमें, अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट में, ठीक। अब ये जब इसमें डाला जाएगा 10% पैसा, तो इसका मतलब है 1,000 करोड़ इसमें डालना पड़ेगा, इससे ये विकास का काम करेंगे, ठीक। तो मोटी मोटी पूरी बातें यही थी, ठीक है। अब जो बहुत सारी चीज़ें और क्लियर भी हो गई होंगी आई थिंक, ठीक है। तो इसे ट्रस्ट का काम क्या होगा, अनुसंधान करेगा यानी रिसर्च करेगा, पारिस्थितिकी प्रभावों को कम करेगा, आपदा राहत के लिए काम करेगा और प्रभावित समुदायों का समर्थन करेगा, ठीक है। तो ये सारी इसमें चीज़ें हैं और कुछ मतलब मोटी चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए थी वो चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब अगली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। मैंने कहा ध्यान में रखना तो मतलब ध्यान में रखना। अच्छा, ये है संयुक्त संसदीय समिति का गठन। देखिए, आपने लगातार सुना होगा जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक, कई बार ये नाम आपके सामने आया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, कई बार विपक्ष के लोग भी बात करते हैं कि इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाए। कमेटी ये बनती कब है, मान लीजिए राष्ट्रीय महत्व का कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे सभी की राय जानना या सभी के लिए एक पारदर्शिता लाना महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हाल ही के घटनाक्रमों में आपने देखा कि जो माधुरी पुरी बुच हैं, जो सेबी की प्रमुख हैं, उनको लेकर एक विवाद गहराया और उस विवाद में विपक्ष ने, कांग्रेस ने एक सवाल उठाना चालू किया कि इसकी जांच के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। गवर्नमेंट उस पर ऑफकोर्स मानी नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है वो और ऐसे ही मुद्दों पे बनेगी जो मतलब जिनका महत्व तो बड़ा है। तो उस जेपीसी में होता क्या है, जैसा कि इसका नाम है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी, तो उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री मतलब जितनी पार्लियामेंट में जितनी भी पार्टियां हैं सबके सदस्य उसमें शामिल किए जाएंगे, एक बात। दूसरी बात है दोनों तरफ से, मतलब लोकसभा के भी मेंबर इसमें होंगे और ऑफकोर्स राज्यसभा के भी मेंबर होंगे। अब अमूमन जो संख्या होती है जेपीसी की वो 30 या 31 के आसपास होती है, हमेशा से ऐसे हुआ है, 30 या 31 के आसपास। और अभी तक आप याद रखें केवल 8 बार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, ठीक, केवल 8 बार। जैसे बोफोर्स का जो मामला था राजीव गांधी के अगेंस्ट, उसमें बनाई गई थी। 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला था उसमें बनाई गई थी 2011 में, फिर 2015 में फिर बनी थी, वो भूमि शायद अधिग्रहण बिल था आई थिंक, उसके ऊपर बनी थी, फिर एनआरसी के ऊपर भी बनी थी, ठीक है, 2016 के अंदर। तो ये है आपकी 8 बन चुकी है, ये आई थिंक 9वीं होगी, ठीक है, याद रखना। और लोकसभा से इसमें मेंबर ज्यादा होते हैं, राज्यसभा से ऑफकोर्स कम मेंबर होते हैं। राज्यसभा से अमूमन 10 होते हैं, लोकसभा से या फिर 20 होंगे या 21 होंगे, ठीक है, इस तरीके से काम करती है। इसमें जो सत्ताधारी दल है उसके सदस्य भी आपको, जब संख्या ज्यादा है तो सदस्य ज्यादा होंगे, अध्यक्ष भी इसमें सत्ताधारी दल का ही होता है, ठीक। अब आपको बात इतनी सी समझ में आ गई। अब जेपीसी आप समझ चुके हैं, ठीक है, ओके। अब बात यह है कि ये हुआ क्यों है, जेपीसी का गठन किस लिए किया गया। तो देखिए, वक्फ बोर्ड, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के संसाधन और उसके सबके मतलब प्राइवेट मतलब उनके पर्सनल लॉस के लिए काम करेगा। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024, जो ये संशोधन विधेयक 2024 आया उसकी समीक्षा के लिए बनाई गई है, क्या, जेपीसी, ठीक। अभी आप जेपीसी समझ गए। इसमें पॉलिटी वाला कुछ पोर्शन था, ये जरूरी था, ऐसे कुछ चीज़ें कंप्लीट होती रहती हैं, जीएस का भी बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, अच्छा होता है, ठीक है। अब ये इसमें बस ये है दोनों सदनों को मंजूरी मिल गई है। टोटल इसमें सदस्य रहेंगे 31 और इसमें 21 होंगे लोकसभा से, 10 होंगे राज्यसभा से, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इसमें संपत्तियों मतलब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की दक्षता इसको बढ़ाना है, ठीक है। मौजूदा इसमें वक्फ बोर्ड में जो कमी है उनको दूर करना, ठीक है। विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 95 करने का प्रावधान है, ठीक है। इसमें बस यही चीज़ें, यह जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी के पद पर किसी भी अन्य अधिकारी को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए जिलाधिकारी द्वारा विधिवत नामांकित सर्वेक्षण आयुक्त का कार्य भी प्रदान करता है। मतलब जिलाधिकारी जो होगा या उप जिलाधिकारी मतलब वो एक नामांकित सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त कर सकेगा। मतलब इतनी सब बेसिक चीज़ें थी। तो आप मोटी बात जेपीसी आपको समझनी थी। और जेपीसी किस पे बनी, वक्फ बोर्ड पे बनी, ठीक है। बहुत अंदर से इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, जेपीसी समझ के, ठीक है। फिर ये वाला कुछ पोर्शन लिखा हुआ है, इसको जरा पढ़ लीजिए ठीक से, ठीक है। अब आ जाता हूँ अगला, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन हुआ है। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक तो नहीं है, लेकिन डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, तो इसको आप देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, कौन है आपको पता होगा, रेखा शर्मा जी। रेखा 2018 के आसपास ये बनाई गई थी, तब से शायद लगातार ये बनी हुई हैं, अभी भी यही हैं। डिजिटल शक्ति केंद्र अभियान में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन
किया। ठीक, अब इसमें होगा क्या, साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से इसको किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए लक्षित होने वाले साइबर अपराधों के बीच में जागरूकता बढ़ाना है, शिकायतों की दर्ज करने में उनका समाधान और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे साइबर स्टॉकिंग भी होती है, जैसे आप फ़ोन पे मतलब आपने किसी की सोशल मीडिया पे अगर आपने किसी की प्रोफाइल देखी, बहुत अच्छी लग रही, आप उसको स्टॉक कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं ना दिमाग के कम बेवकूफ़ टाइप के लोग, जो महिला किसी, मान लीजिए अगर किसी का नंबर अगर है, तो ये बहुत साधारण घटनाएं हैं, आम घटनाएं हैं, होती रहती हैं, लेकिन मतलब बहुत गंभीर हैं ये। ठीक, यौन शोषणों और साइबर अपराधों के भी खतरनाक जो वृद्धि है उसकी, इस मतलब इन सब चीज़ों के लिए डिजिटल विश्व में उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए महिलाओं के लिए ही है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पढ़ के जाना, जैसे कब बना, 1992। ठीक है, याद रखना, स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो 31 जनवरी। ठीक है, कई बार फालतू के जब क्वेश्चन बनाएगा, बहुत गंदे क्वेश्चन बनाएगा, बर्बाद करने के लिए ही बनाएगा, तो ये तारीख भी डाल देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये पूछा जा सकता है कि ये क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है। स्टैच्यूरी बॉडी कौन सी होती है? वैधानिक बॉडी, जिसको हिंदी में अगर मैं बात करूं वैधानिक संस्था। वैधानिक संस्था वो होती है जिसको किसी विधेयक के द्वारा या विधि के या कानून के द्वारा लाया जाता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पे लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और ये मुझे लगता है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो भी जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? देश की आधी आबादी की बात है, और उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बहुत उनके पास में ठीक ठाक ताकत होती है, इनके पास में इतनी ताकत नहीं है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और, पहली, ऐसा कई बार पूछा भी गया है, शायद ये प्रश्न आ भी चुका हुआ आपके एग्जाम में, कि जो फर्स्ट राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल जो वीमेन कमीशन है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, या महिलाएं ही बनाई जाती हैं, उसकी अध्यक्षा कौन थी? ठीक, तो जयंती पटनायक, नाम याद रख लेना। ठीक है, और महिलाओं से और भी जुड़े हुए आंकड़े जैसे होंगे उसको सबको देखते हुए जाना, जैसे एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आती है उसको भी जरा देख लेना। ठीक है, महत्वपूर्ण होती है। ठीक, अब है अगला, गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस द्वारा विमानन कार्य की प्रशिक्षण। अपने आप में ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि कोई ना कोई, जैसे यहाँ पे ये टर्म आ गया, गति शक्ति विश्वविद्यालय, अब आपको अगर पता है तो अच्छी बात है। एयरबस आपको पता है यूएसए की एक कंपनी है। ठीक है, विमानन क्षेत्र में अच्छा काम करती है, बढ़िया काम करती है। ठीक है, तो गतिशक्ति विश्वविद्यालय ये कहाँ से निकल के आया? देखिए, गतिशक्ति विश्वविद्यालय का जो नामकरण हुआ है ये 2022 में हुआ। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो वडोदरा गुजरात में वडोदरा गुजरात में इसका जो पहले नाम था वो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट था। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट था। ठीक, 2022 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, ये लिखा हुआ है, मतलब राष्ट्रीय बोल दिए या गतिशक्ति विश्वविद्यालय बोल दिए, ऐसे लिखा जाता है, GSV, राइट, गतिशक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, इसको 2022 में बदला गया और इसको विश्वविद्यालय, एक सेंट्रल विश्वविद्यालय का भी दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इतनी चीज याद रखना। और ये है कहाँ? वडोदरा गुजरात में, रेल मंत्रालय के अधीन आता है ऑफ कोर्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और उस पर एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है। ठीक, तो इसने एक कुछ नहीं है, कुछ एक विमानन कार्य की प्रशिक्षण इनका कार्यक्रम था, किसके साथ में था? एयरबस के साथ में। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ, 3 दिवसीय था, और इसका कुछ है सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर केंद्रित था। ठीक, और इसमें इंडिगो, विस्तारा जैसी एयरलाइंस भी ऐसी शामिल थी, और बस कुछ नहीं है इसमें, मतलब ये चीज़ें पूछने काबिल नहीं है, ये पूछ लेना बस। नई दिल्ली में इतना याद रखना, नई दिल्ली में हुआ, 3 दिवसीय था, किसके मध्य था। ठीक, गतिशक्ति विश्वविद्यालय हो सकता है कि स्टैटिक वाले पोर्शन में कहीं फेंक के रख दिया जाए। फिर है अगला, अंग परिवहन के लिए पहली बार दिशा निर्देश जारी। ठीक, अंग परिवहन का क्या मतलब है? इफ इन केस अगर किसी की डेथ हो गई है और उसका ट्रांसपोर्टेशन होना है, उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं और लेके जाना। मान लीजिए बेंगलुरु में किसी की डेथ हुई है और उसने ये पहले ही दे रखा है कि उसकी बॉडी के अंगों का उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, प्रत्यारोपण के लिए या मतलब ट्रांसप्लांट के लिए या कहीं और किसी और के लगाने के लिए। ठीक है, तो इसके दिशा निर्देश जारी हुए, क्योंकि होता क्या था कि बहुत सारी कानूनी चुनौतियां आ जाती थी। ठीक, तो अब इसमें सीन ये होगा, इसका उद्देश्य है जो मतलब जैसे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक, उसका मतलब है कि जीवित मानव अंगों के परिवहन में दिशा निर्देश जारी किए गए। इसमें होगा क्या? बुनियादी ढांचे को प्रभावी बनाने के लिए जीवन रक्षक अंगों के संग्रह बिंदु को उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। मतलब टोटल सी मोटी सी बात यह है कि एक जगह से दूसरी जगह उसमें ले जाया जा सकेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई किसी की डेथ हो गई, अगर उसने पहले से ही ये एक्सेप्ट कर रखा है कि उसके अंगों का प्रत्यारोपण किसी और में, मतलब किसी और के लिए सुलभ कराया जाए, किसी और को प्रदान कर दिया जाए, या मान लीजिए उसका ब्रेन डेड है, अगर वो सक्षम नहीं है अपनी मतलब अपने अब उसके सामने जो विकल्प है उसको लेने में सक्षम नहीं है, तो उसके घर वालों के लिए ये
ओपन रखा जाएगा। अब कुल मिला के बात इतनी है, और इसको केवल अंग परिवहन के लिए है, जो अंगों का जो मतलब जो बॉडी पार्ट्स का जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में फॉरेन ट्रांसपोर्ट शामिल नहीं है। इंडिया की सीमा के अंदर ही ये सारी चीज़ें होंगी। फिर है मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 2094, ठीक है। ठीक, ये सब चीज़ें हैं, जैसे जीवित दाताओं या मृत व्यक्तियों के अंग प्राप्त करने की अनुमति देता है। ये सारी चीज़ें हैं, कुछ मानक हैं इसमें। बस यही पूछेगा आपसे, अगर पूछेगा, हालांकि वैसे इतना वो नहीं है। एनीवे, अच्छा और देख लेता हूँ ये क्या आएगा। निर्यात बागवानी क्लस्टर, अच्छा निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर, कई बार हिंदी भी इतनी टफ हो जाती है। तो बागवानी क्लस्टर की बात यहाँ पे हो गई। क्लस्टर का मतलब मान लीजिए ऐसे कुछ बनाया गया, ठीक है। उसमें बहुत सारे उसके जो मतलब क्या बोला जाए इसको, मतलब उसमें बहुत सारे उसके कई सारे लोग, कई सारी संस्थाएं, कई सारे संगठन ऐसे शामिल हैं, या कई सारे किसान ऐसे शामिल हैं जो क्लस्टर बनाते हैं, और क्लस्टर में एक दूसरे से सब जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये होता क्लस्टर एक तरीके का। अब इसका ये किस लिए बनाया जा रहा है? इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि निर्यात हो सके बागवानी चीज़ों का, ठीक है, बागवानी चीज़ों का। और आपको पता है सेंट्रल मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। MP में कई बार मुख्यमंत्री रहे। उनका मोटा देखिए काम देखिए, 5 वर्षों में अगले 5 वर्षों में 100 निर्यातोन्मुख मतलब उसको एक्सपोर्टेबल, राइट, एक्सपोर्टेबल बागवानी क्लस्टर स्थापित करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। ये चीज़ महत्वपूर्ण है। 5 वर्षों में 100 निर्यातोन्मुख मतलब एक्सपोर्टेबल बागवानी क्लस्टर स्थापित करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए, ठीक। अच्छा, बात है कि जैसे जो एडिबल ऑयल है, समझे, खाद्य तेलों के आयात को कम करना है, उसके लिए 68 रुपए के परिव्यय के साथ तिलहन मिशन शुरू करेगी। तिलहन मिशन के लिए कितना डिसाइड किया गया? 6800 करोड़ रुपए, ठीक है। बस अब इसमें सब यही है कि कीटनाशक प्रबंधन में ये सब चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें इतनी नहीं है। 1500 नई किस्में विकसित करना है जलवायु फसलों के लिए, ठीक है। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने 109 जो फसलें हैं उनकी सब बात की। अच्छा, बागवानी होती क्या है, इस टर्म को आप बताएंगे, बागवानी क्या होती है, ठीक है। IMD और रिलायंस फाउंडेशन के मध्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। IMD क्या है? IMD आपको पता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत क्या है आपको पता है, ठीक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है। बहुत पहले बना था, सन 1800 समथिंग में बना था, फिर टेक ओवर कर लिया इंडिया ने। और ये मौसम से संबंधित जितनी जानकारी है ये सब यही प्रदान करता है, ठीक है, इंडिया के अंदर, ठीक। तो बस एक रिलायंस फाउंडेशन के मध्य हुआ है एक समझौता ज्ञापन, मौसम की जानकारी सही जगह तक संवेदनशील समुदायों के लिए मौसम की जानकारी पहुंचाने तक। मान लीजिए अगर कोई तूफान आने वाला है तो उसकी जानकारी पहले आपको हो जाइए, तो उसमें जान माल की हानि होने से बच जाएगी। किसानों के लिए भी आराम से होती है। कई बार किसान अपनी फसल में पानी लगाना चाहते हैं उसको, लेकिन हो सकता है बारिश हो जाए, और बारिश हो जाएगी तो पौधा कमज़ोर हो गया, और इसके बाद क्या हुआ, पौधा गिर गया और फसल हो गई बर्बाद, ठीक, ज़्यादा पानी होने की वजह से। तो ये जानकारी आजकल देखते हैं हम लोग गांव में भी देखते हैं कि लोग बहुत सारे एग्रीकल्चर का जितना भी काम है, बहुत सारी चीज़ें आपके फ़ोन पे देख के काम करने लगे हैं। तो टेक्नोलॉजी का अपना फ़ायदा भी है, यही सारी चीज़ें हैं इसमें, और कुछ भी नहीं है। बस इतना याद रखना, रिलायंस फाउंडेशन, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, याद कर लेना। राजधानी है MP की भोपाल में आयोजित किया गया। दूसरी बात है, एक बात, इसका सम्मेलन का विषय है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, ठीक। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, ठीक, इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री वहाँ के ये हैं इन्होंने, ठीक। और इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, याद रख लेना कहाँ पे हुआ, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। और इसमें कुछ है नहीं, समझे, इसमें सब गणित नहीं लगानी है, केवल अगर आएगा ऐसी चीज़ें जब भी आती हैं तो ऐसी पूछी जाती है। जिन चीज़ों को ज़्यादा बताना है वो चीज़ ज़्यादा भी बताएंगे, जिन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ के निकल जाना है उनकी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जैसा टर्म है, ये आपके सामने हो सकता कि एग्जाम में आएगा। अतरंगी चीज़ें एग्जामिनर पूछने में बड़ा उसको आनंद आता है। बायो E3 आपसे पूछेगा, बायो E3 क्या है, ठीक है। अभी ऑप्शन आपको अलग अलग से दे देगा कि एक नई जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक, बीजों की नया स्पेक्ट्रम जारी किया गया है, ठीक है, CSIR द्वारा एक नीति घोषणा की गई है, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन आपको देगा, आप कन्फ्यूज होंगे। लेकिन बायो E3 में E3 का मतलब है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक। बायो आगे बायो लगा है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ है, ये है किसके लिए, तो हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित बायो E3 उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना, मतलब इसका इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ, हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, इसको बढ़ावा देना है। और किस क्षेत्र में, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ठीक।
इसके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं है, नवाचार और मतलब इनोवेशन बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो एआई हब और बायो फाउंड्री की स्थापना के लिए प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण विकास को बढ़ावा, मतलब इसमें गतिविधि देगा, समझे। तो मतलब मोटी मोटी सी बात है, किसके लिए है? 3 चीज़ों के लिए है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया है, ठीक। अच्छा, और क्या है? बहुत सारी इसमें अलग अलग सी बातें हैं, जैसे नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, महिलाओं मैं पढ़ रहा हूँ, जीवन शैली सरकार के पहलों को मजबूती प्रदान करेगी, ठीक है। इसमें है टिकाऊ भविष्य के लिए बढ़ावा देगी। और ये चीज़ें हो सकता है एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में कहीं पे आपके एग्जाम में ऐसी चीज़ें, ये बायो E3 क्या है तो आप इतना बता ले जाएंगे, ठीक है। अलग अलग विषय पे इसमें ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे स्मार्ट प्रोटीन, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ हैं, सटीक जैव चिकित्सा है, ठीक है, जलवायु अनुकूल कृषि है, कार्बन कैप्चर है। कार्बन कैप्चर मैं कई बार बता चुका हूँ, नेट जीरो क्या होता है, ठीक है, ठीक। समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान है, उच्च मूल्य वाले जैव आधारित रसायन, बायोपॉलीमर और एंजाइम्स, ठीक। कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। फिर आगे आ गया है आर्ट एंड कल्चर का टाइम, और आर्ट एंड कल्चर में पहला टॉपिक है हमारे सामने 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। अच्छा, मोटी बात, अगर मैं लाल किले से होता है सबको पता है, कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, सबको पता है, ठीक है। कब है? मोदी जी का कौन सा है? 11वां है, जब इन्होंने भाषण दिया है, ठीक। इस वर्ष की थीम है, इसको बिल्कुल रट लेना, अलग अलग नाम से कंफ्यूज करेगा। भारत विकसित 2047 @ कहीं और लगा देगा, आगे लगा देगा, ये सब बदतमीजी करेगा, ठीक। अच्छा, ये इसकी थीम है, विकसित भारत @ 2047, जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो दृष्टिकोण है उसके समर्थन में है, ठीक है। अच्छा, अब फिर बुनियादी ढांचे और ये सब चीज़ें बातें हैं। बस इस प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसमें भारतीय सेना, नौसेना, भारतीय वायुसेना और दिल्ली पुलिस के अधिकारी में 24 कर्मी शामिल थे। 15 अगस्त को क्या हुआ था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट पर ध्वज फहराया था, खत्म, ठीक है। और उसमें कुछ नहीं, मोटिव अगर मैं बात करूँ तो इसमें बस यही था, क्या था इसकी थीम, ठीक, बस। राष्ट्रीय संस्कृति कोष, अच्छा, राष्ट्रीय संस्कृति कोष, ठीक है। नेशनल कल्चरल, क्या है? नेशनल कल्चरल फंड, ठीक है। अच्छा, किसने जानकारी दी? तो पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक। कहाँ से आते हैं? राजस्थान से आते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 96 में। चैरिटेबल, इसमें मतलब चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट जो है उसके एक ट्रस्ट के रूप में इसकी की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृति कोष, ठीक। अब इसमें है क्या है? इसमें मोटी मोटी चीज़ें, जैसे देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? भारत में मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, उसकी रक्षा के लिए, संरक्षित करने के लिए निजी, मतलब पीपीपी के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। और इसमें क्या है? ऐसा कुछ परिषद के, जैसे नीचे ये वाला टॉपिक है, यहाँ पे लिखा हुआ, परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं। इसमें अध्यक्ष और सचिव सहित 24 मेंबर्स हुआ करते हैं, ठीक। और इसमें ऐसा कुछ है जो जानने काबिल है, बस यही पूछेगा ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। तो राष्ट्रीय संस्कृति में दिए गए दान, अच्छा हाँ, ये वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। होता क्या है कि कई बार रिबेट मिल जाती है, किस चीज़ पे? जब आप ITR अपना फाइल करते हैं तो उसमें सीन देखिए ये होता है कि बहुत सारे, जैसे कि आपने हेल्थ सेक्टर में या मान लीजिए किसी और सेक्टर में भारत सरकार या किसी अन्य सरकार या किसी NGO को अगर आपने पैसा दिया है तो टैक्सेशन में रिबेट मिलती है, ठीक है, फ़ायदा आपको मिलता है। अब उसी में एक फ़ायदा और जोड़ दिया गया है कि अगर आप राष्ट्रीय संस्कृति कोष में अगर आप दान कर देते हैं तो आयकर अधिनियम के तहत लाभ के पात्र होंगे, ठीक है। चलो, ओके। फिर है 17वां दिव्य कला मेला रायपुर में आयोजित, बस ये जरूर याद रखिए, 17वां है, कौन सा है? दिव्य कला मेला है, मतलब दिव्यांगों के लिए है, ठीक है। कहाँ पे है? रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है क्या रायपुर? मुझे तो पता नहीं है, आपको शायद पता हो, ठीक है। आयोजन किसने किया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया। और कहाँ पे किया गया? रायपुर में, ठीक है। इसमें 20 राज्यों के 100 विकलांग कारीगरों और उनके लोगों ने ऐसा किया है। मेले की शुरुआत हुई थी 2022 में। बस इतना ही पढ़ना होता है, बाकी और कुछ पढ़ना नहीं होता, ठीक। जहाँ अतिरिक्त आवश्यकता है वहाँ पे अतिरिक्त कोशिश जारी कर दी जाएगी, ठीक है। फिर है रत्नागिरी जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स, ठीक। रत्नागिरी कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व जो स्थल हैं अवशेष अधिनियम 1960, ये उनका अधिनियम था, उसके तहत क्या किया? रत्नागिरी में
जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ, जियोग्लिफ पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। ठीक है, किसको? संरक्षित। और ये मेजोलिथिक पीरियड की हैं। कौन से पीरियड? मेजोलिथिक पीरियड। हिस्ट्री में आपने पता होगा, नियोलिथिक, मेजोलिथिक, है ना, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। मेजोलिथिक युग की हैं। तो कौन कौन है? रत्नागिरी में हैं जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स। ठीक, इसमें पृथ्वी की चट्टान सतह मतलब कि सतह या चट्टान की सतह पर चित्र या डिजाइन बनाना। अब आपको पता है कि अलग अलग उपकरण भी होते थे। कोई स्फटिक यूज़ करता था, कहीं पे चॉपर चैपिंग टेबल वाली चीज़ें भी आपके सामने होते थे। सोहन नदी घाटी अपने आप में एक उसका क्या बोलते हैं, मतलब एक लैंडमार्क है एक तरीके से, समझे, वहाँ से संस्कृति। ठीक है, जैसे मद्रास में हैंडेक्स आ गई और ये सारी चीज़ें हैं। जैसे उनके पेंटिंग के तरीके में भी बदलाव आता रहा धीरे धीरे करके, अगर आप देखेंगे टाइम बाय टाइम, है ना। और अगर आप यूपी के मिर्ज़ापुर और इन सब इलाहाबाद के आसपास वाले एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे भी बेलन वेलन नदी के आसपास आपको उसके वो मिल जाते हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं राष्ट्रीय वाले पोर्शन में। अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं राष्ट्रीय, ओके, तो यही है। राष्ट्रीय तो चल ही रहा है, मुझे लगा कुछ नया टॉपिक आ गया। इसमें है क्या? गैंडा, हिरन, बंदर और गधा और उनके पैरों के निशान दर्शाए गए हैं। कोंकण क्षेत्र में पेट्रोग्लिफ्स महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पे मेजोलिथिक मनुष्य कार्यों को दर्शाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में, गोवा में जियोग्लिफ्स कोंकण से 900 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ऐसी इसमें कुछ बातें हैं। ठीक है, 7 यूनेस्को के अस्थायी विश्व धरोहर सूची में। ठीक, ये महत्वपूर्ण था। अच्छा, एक और कनेक्टिविटी कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, मतलब रेल मंत्रालय द्वारा और महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया है। अजंता गुफाओं तक कनेक्टिविटी का विस्तार करना है। ठीक, कौन कर रहा है? रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार। ठीक, कहाँ से कहाँ तक? जलाना और जलगांव को जोड़ने वाली 174 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, उसका सहयोग करने, मतलब रेल लाइन पर सहयोग करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में अजंता है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आपको पता है इसमें होगा क्या? जल्द ही एक नई रेलवे परियोजना बेहतर निर्मित की जाएगी। और इसमें जो भागीदारी है, जैसे यहीं से क्लियर हो जाता है, महाराष्ट्र सरकार यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हैं। 7100 इतने करोड़ रुपए की इतनी लंबी है। ठीक, ये है। कहाँ से ये जरूर याद रखो उद्देश्य? जलाना और जलगांव, जलगांव, सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे मिनिस्ट्री। ठीक है, यात्रा 50% तक कम कर देगा। और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बस इन पर नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, कब से कब पूरी होने की उम्मीद है, ये सब चीज़ें नहीं पूछता है, कभी पूछेगा भी नहीं। मोटी चीज़ किस लिए किया जा रहा है, बजट देख लो, ये लंबाई जरूर देख लो, फालतू की चीज़ें समझे। सुरंग बनाई जाएगी, कितनी? 23.5, भारत की सबसे लंबी सुरंग बनेगी। ठीक, अभी बनी नहीं है, अभी बनेगी, समझे। रेलवे आर्क ब्रिज आपको बता ही दिया था, कहाँ बना? चेनाब नदी पर, सबसे लंबा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें कई बार पूछता है। ठीक, अच्छा, अगला है नई दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी का आयोजित किया गया। ओके, ये है क्या? नई दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। एक सेकंड, इधर थोड़ा सा और इसको कर देता हूँ। ठीक, अच्छा, कहाँ पे? जनपथ में। जनपथ एक जगह है। जनपथ आपने कनॉट प्लेस एक जगह सुनी होगी। कनॉट प्लेस से हार्डली 1 to 2 किलोमीटर दूर पड़ेगी जनपथ में स्थित हथकरघा हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अगर मोटी मोटी बात करें तो ये यहीं से आएगा, समझे। कहाँ से आएगा? यहीं से। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब आपको जितना पढ़ना है वो यहीं से है। बस मोटी चीज़ें थोड़ी सी और जान लीजिए। जैसे वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय हैंडलूम ऐसे करके इसका आयोजन किया। ये सब चीज़ें जानने योग्य नहीं है। वस्त्र मंत्रालय के किसने आयोजन किया, एक बात देख ही लीजिए, कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय हैंडलूम विकास निगम लिमिटेड ने। ठीक है, पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1915 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई में मनाया गया था। हर साल 7 अगस्त को हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता, तो ये जरूर लिख लेना, 7 अगस्त हथकरघा दिवस, राइट। ये चीज़ें याद कर लेना। ठीक है, और क्या क्या है, कब हुआ? ओके, स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया। आप तो ये तो पता होगी, ये वाली डेट आपको ठीक से याद होगी अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंचेंगे। ठीक है, स्वदेशी की घोषणा की गई, फिर विदेशी कपड़े जलाए जाने लगे। 7 अगस्त को एक बैठक होती है, कहाँ पे? वो एक लैंडमार्क जगह है, कई बार आपसे पूछी भी गई है हिस्ट्री में, आप बताएंगे। ठीक है, ठीक, ओके, और क्या है? ओहो, हुमायूं के मकबरे की बात आ गई है। अच्छा, हुमायूं का मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय बनाया गया। अच्छा, हुमायूं का जो मकबरा है अपने आप में एक लैंडमार्क जगह है। कैसे लैंडमार्क जगह है? क्योंकि देखिए, बाबर आया, 4 साल बाद मर गया। ठीक है, मर के यहाँ पे आगरा में दफनाया गया। इसके बाद फिर से उठा ले गए उसको, वहीं पे अपने यहाँ जगह पे वहाँ पे दफना दिया। ठीक है,
इसके साथ की चीज़ देखिए, हुमायूं के साथ में ये है, इसका जो मकबरा है ये बनवाया, इसकी जो वाइफ है हमीदा बानो बेगम ऐसे करके कुछ उनका नाम था, उन्होंने ये मकबरा एक बार बनवाया। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, इतनी बड़ी इमारत, जो पहली इमारत है, आई थिंक ये पहली इमारत ऐसी होगी जो मुगल वास्तुकला के अंदर सबसे बड़ी इमारत, मतलब सबसे, आई थिंक सबसे पहली ही होगी मुगल वास्तुकला की इतनी बड़ी इमारत, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर से बनी गई है और 1872 के आसपास, 1872 में जब वो मरा तो उसके बाद में वो सब चीज़ें चालू हो गई थी, मर तो खैर पहले गया था, ठीक है। अच्छा, मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण है ये, एक बात को इसको याद रखना, ठीक। यूनेस्को विश्व धरोहर भी है, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, मुगल वास्तु, चलो इन सब चीज़ों में नहीं जाऊंगा कि मेहराब एराब होने चाहिए मुगल वास्तुकला में, जब आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे आप जब जाएंगे इसमें जब देखेंगे तो तहखाना टाइप का इसमें नीचे बना हुआ, सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, ज़्यादातर आर्किटेक्चर में यही होगा। आप ताजमहल जाएंगे तो वहाँ भी आपको यही देखने को मिलेगा कि नीचे एक तहखाने में जाने वाली सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। और ऊपर ऐसे बिल्डिंग बनी हुई है चारों तरफ आगे, और ऊपर ऐसे डोम, ज़्यादातर डोम बने होंगे और ज़्यादातर 4 मीनारें ऐसे बनाई जाएंगी। तो ये एक बेसिक था, और उसमें जो कढ़ाई उनकी होगी वो फूल पत्तियों वाली होगी, जैसे कहीं पर कमल बना होगा, कहीं पर कुछ बना होगा, राइट। ऐसी सारी चीज़ें उसमें बनी होंगी, पत्थर काट के बनाएंगे, ठीक है। और डोम आर्किटेक्चर फेमस चीज़ रहेगी, ये वाला आर्किटेक्चर, ठीक है। ये आपको सही कई जगह मिल जाएगा, जामा मस्जिद सब जगह मिलेगा, मुगल आर्किटेक्चर में ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसमें है क्या क्या, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, हुमायूं के मकबरे को विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन इन्होंने किया है। कहाँ पे है? दिल्ली में है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें आगा खां, मतलब इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे पुरातत्व सर्वेक्षण की एक सुविधा है, संग्रहालय जो है ये पुरातत्व सर्वेक्षण की एक सुविधा है, जिसमें आगा खां संस्कृत ट्रस्ट के सहयोग से डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है, ठीक है। और बावलियों और सीढ़ीदार, ये सब कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, बस इतनी चीज़ जानिए कहाँ किया गया है, बस समझ में आ रही है, इतनी चीज़ें। बाकी बेसिक चीज़ें थी हुमायूं के मकबरे के बारे में, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। कितनी कलाकृतियाँ हैं, ये सब चीज़ें, सब कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा ना, मौलिक गुंबदाकार आकृति, तो यही डोम स्ट्रक्चर होता है, इसी को मैंने बताया। भारत में मंदिरों से प्रेरित है, जो लगभग 100% शुद्ध तांबे का बना है, ठीक। चलो आगे आ जाइए। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता, अभी मोदी जी आपको पता है कि यूएसए की यात्रा पे थे, मीटिंग हुई, बायलैटरल भी मीटिंग हुई, और आपने एक तस्वीर शायद देखी हो, एक मूर्ति है, मूर्ति नुमा एक चीज़ है, वो वापस की गई है। किसको वापस की गई? इंडिया को। होता क्या है, जब पुरानी चीज़ें हैं, स्मगलिंग उनकी बहुत होती है, कालाबाजारी इतनी है कि पता चला आपको अगर 400 BC या 500 BC का अगर मान लीजिए, उस समय अगर कोई सिक्के का अगर कोई चीज़, या 2nd BC या इस तरीके की चीज़, अगर आपको कोई सिक्का या कुछ चीज़ स्कल्पचर टाइप की अगर कोई चीज़ आपको मिल जाए, तो ऐसी मार्केट में उसकी कीमत बहुत होती है, मतलब आप हाँक नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा उनकी कीमत होती है, इतनी पुरानी चीज़ों की। इसकी स्मगलिंग होती रही है, स्मगलिंग के ऊपर कानून भी बने, और उन कानूनों में कई देशों के साथ में ये समझौता हुआ कि हमारे यहाँ की जो स्मगल होकर चीज़ अगर जो गई हैं, अगर आपने पकड़ी हैं, तो आप मुझे वापस कर देंगे, ठीक है। ऐसे समझौते अलग अलग जगह पे हुए, यूएसए के साथ भी हुआ, ठीक है, और अलग अलग जगह हुआ, यूएसए के साथ हुआ, यूके के साथ हुआ, सिंगापुर के साथ हुआ, कई जगह के साथ हुआ। इसमें यही जो समझौता है यूएसए के साथ में, ये भारत मंडपम, आपको पता है G20 जहाँ पे आयोजित किया गया था, ठीक है, संस्कृति संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, और इसी के बाद में अवैध तस्करी को रोकना था। इसी के बाद में अभी गए मोदी जी, तो वहाँ से लेके आए हैं बहुत सारी चीज़ें, 297 के आसपास चीज़ें जो हैं वहाँ से लेके आए हैं यूएसए से, ठीक। उसमें 12वीं सेंचुरी की एक नटराज की मूर्ति है, स्कल्पचर है, ठीक है। फिर टेराकोटा की कुछ हैं, बहुत पुरानी हैं, मतलब 1st सेंचुरी BC के आसपास तक की हैं, जिसमें टेराकोटा की मूर्तियाँ टाइप उसमें शामिल हैं, अप्सरा मूर्ति हैं, जैन तीर्थांकर बहुत सारे हैं उसमें, मतलब बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, ऐसी सारी बातें, गणेश और अन्य भगवान जो हैं उनकी मूर्तियाँ हैं, ठीक है। तो इनकी सबकी बात है निर्यात, और उसके लिए 1970 में यूनेस्को कन्वेंशन के अनुरूप इसको समझौता इसमें कर लिया गया है। इसमें 1.7 मिलियन वर्ष से पहले 1947 तक की वस्तुएं शामिल हैं। यूएसए नामित सूची में किसी जब्त वस्तु को भारत वापस कर देगा। मोटी बात आप समझ गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अभी जब मोदी जी गए थे तो 297 मूर्तियाँ लेके आए, मूर्तियाँ से और चीज़ें हैं। फिर है धनगर जनजाति, जनजातियों पे क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। ये है धनगर जनजाति, इसने किया क्या है, क्योंकि खाना बदोश जनजाति है, घुमंतू टाइप के नहीं जो होते हैं, वैसे जनजाति है। घुमंतू जनजातियाँ अक्सर आपको अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो ज़्यादातर आपको या फिर साउथ अफ्रीका के आसपास आपको देखने को मिलेंगी, मतलब अफ्रीका के आसपास आपको देखने को मिलेंगी, या फिर ये जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, मिडिल ईस्ट के ईस्टर्न पार्ट वाला जो एरिया है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मतलब ये आप देख रहे हैं ना इसके आसपास, ठीक है।
कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब इसी सब जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, जो इंडिया के ऊपर वाले पार्ट में ऐसे जाएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत में भी है ऑफ कोर्स। तो भारत में महाराष्ट्र के बुलढाना से आपको लोनार याद आएगी, लोनार, ठीक, लोनार झील। कौन सी एक झील है? ये उल्कापाती झील है, मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा उल्कापिंड आके गिरा था, उससे ये बनी। ठीक है, तो इसको उल्कापाती झील बोलेंगे। ठीक है, बुलढाना में क्या है? खाम गांव में खाना बदोश जनजाति है धनगर ने भेड़ बकरियों के लिए चारागाह गलियारा स्थापित करने की मांग की है। कहानी केवल इतनी है कि उसने मांग की है, चर्चा में आ गई धनगर जनजाति। ठीक है, धनगर जनजाति आपसे पूछा जा सकता है। इनकी खाना बदोश है, जीवन शैली का पालन करते हैं, अपने जानवरों को चराने के लिए विशिष्ट मार्गों पर चलते हैं। ठीक है, और विमुक्त जनजाति, खाना बदोश जनजाति, मतलब इसकी सूची में सूचीबद्ध है वह महाराष्ट्र सरकार की। ठीक है, कहाँ कहाँ और मिलेंगे आपको? महाराष्ट्र मिल जाएंगे, गुजरात मिल जाएंगे, गुजरात महाराष्ट्र लगभग लगे, कर्नाटक लगा, कर्नाटक के बाद में आपको आंध्रा लगा। तो ऐसे चलिएगा, ऐसे चलिए, गुजरात, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में ये रहा कर्नाटक, ठीक, और ये रहा आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ऐसे एक बना लीजिए वी टाइप का, तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, गोल्ला कुरबा, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। चलो, ये तो हो गया। अब आ गया आर्थिकी वाला पोर्शन। आर्थिकी छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी है नहीं। एक बार मैं देख लेता हूँ कितने मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है, कितने मिनट का हुई है। आई थिंक 25-30 मिनट के आसपास कुछ होगी। चलो आगे आ जाता हूँ। अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना। अच्छा, ये बात इसको महत्वपूर्ण है, कुछ चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊँगा इसको अलग से। ठीक है, अमेरिका भारत का शीर्ष साझेदार बना, और ये जानकारी किसने दी है? ये जानकारी दी है एक थिंक टैंक है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, GTRI। ठीक है, और GTRI को हेड कौन करता है? अजय राय साहब एक अजय राय साहब हैं, बहुत चर्चा न्यूज में कई बार इनका नाम आपको सुनने को मिल जाएगा। ये इसको हेड करते हैं। ठीक, अब इसने बोला ये है कि जनवरी से लेकर जून 2023 में 37 इतने बिलियन डॉलर से बढ़कर जो इस समय जनवरी और जून का जो छमाही थी उसमें 41.6 बिलियन डॉलर हो गया है। क्या हो गया है? व्यापारिक साझेदार, और अमेरिका को निर्यात, मतलब इंडिया ने अमेरिका को ये पैसा निर्यात किया है। ठीक, अच्छा, मतलब इसमें वृद्धि जो है 10.5 है। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला था, अभी शायद पोस्टपोन होकर दिसंबर चला जाएगा। जो भी होगा, अक्टूबर होगा, दिसंबर होगा, वो अलग का विषय है। क्या जनवरी से ये वाली रिपोर्ट के बारे में पूछा गया? मुझे लगता है कि ये एक हिंट है, लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं आता है। प्रश्न जो पिछले बार में आए हैं उनने ये पूछा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में कौन कितना बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। ठीक, जैसे चाइना के साथ में फाइनेंशियल ईयर 2023 अगर 24 की अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो रहा है, मतलब अब जो मैं बता रहा हूं वो महत्वपूर्ण है इसके बजाय। ठीक है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, इनको आप पढ़ेंगे। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो अति महत्वपूर्ण है, हो सकता है उससे एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है उससे 2 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का रहा है चाइना, और कितना व्यापार हुआ है? 118.4 बिलियन डॉलर के आसपास। बहुत बड़ा मतलब ये है। अगर आप 2022-23 में अगर देखेंगे तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का कौन रहा था? चाइना नहीं रहा था। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो था 2022 और 23 में वो था USA। सॉरी, 23 और 24 में, पिछले वर्ष की बात करेंगे, नहीं 23-24 तो यही हुआ। ये 23-24 की मैं डेटा बता रहा हूँ, ये 22-23 में कौन रहा? तो याद रखना USA रहा। 21-22 में कौन रहा? USA रहा। लेकिन 2023-24 में कौन हो गया? वो हो गया आपका चाइना। एक चीज़ और है, चाइना के साथ में व्यापार बढ़ा है, इस बार भी व्यापार बढ़ेगा। जैसे पिछले जो 23-24 में जो डेटा था वो 4% बढ़ के ट्रेडिंग हुई थी 22-23 की अपेक्षा। ठीक, 23-24 में डेटा 4% बढ़ा था। अच्छा, ट्रेड, अगर मैं ट्रेड डिफिसिट की बात करूं, ट्रेड डिफिसिट क्या है? ट्रेड डिफिसिट का मतलब है कि दो देशों के बीच व्यापार हो रहा, भारत और मान लीजिए चाइना का। अगर चाइना से हम ज़्यादा आयात करते हैं और चाइना को बहुत कम निर्यात करते हैं तो एक अंतर जो पैसे का होगा वो ट्रेड डिफिसिट होगा, जो भारत के ऊपर भारित होता है। कितना होगा? वो सबसे ज़्यादा ट्रेड डिफिसिट अगर इंडिया का किसी के साथ में है तो याद रखना चाइना है। ठीक, चाइना है। ओके, चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट बहुत कम होता है। अच्छा, ट्रेड सरप्लस की अगर मैं बात करूं, ट्रेड सरप्लस का मतलब है किसी देश से हम कम चीज़ आयात करते हैं और उसको ज़्यादा निर्यात करते हैं, ज़्यादा पैसे की चीज़ें उसको निर्यात करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर उसको दोनों को घटा दोगे तो इंडिया ज़्यादा चीज़ें उसको एक्सपोर्ट ही कर रहा है। ठीक, तो ऐसे ट्रेड सरप्लस में सबसे टॉप पे कौन है? याद रख लेना, वो है USA। ठीक है, USA के बाद में UK है, यूनाइटेड किंगडम है, फिर आपको बेल्जियम मिलेगा। ठीक, तो ये डेटा है, इसको कहीं लिख लेना, महत्वपूर्ण है। ठीक,
अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके किसके साथ में भी हाल में, जैसे कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, इसमें सिंगापुर है और कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, अभी सिंगापुर हाल ही में चर्चा में रहा था, ठीक है। अच्छा, टोटल चीज़ें आप समझ गए, इतनी चीज़ें ये महत्वपूर्ण हैं। अब इसके बाद में ये जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में महत्वपूर्ण डेटा है, लेकिन जो डेटा आपसे पूछा जाता है वो ज़्यादातर डेटा आपसे जो पूछा जाता है वो पूरे ईयर का पूछा जाता है। ये 4 महीने में क्या हुआ, 3 महीने में क्या हुआ, 6 महीने में क्या हुआ, ये रिपोर्ट्स ज़्यादातर नहीं पूछी जाती हैं, ज़्यादातर। अब किसी की बुद्धि ख़राब होगी एग्जामिनर की तो बात अलग की है, राइट। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर वो आप चाहें तो ऐसे मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, बेसिक चीज़ें इससे, या बैक चले जाना आप उसको पॉज कर लेना, बेसिक चीज़ें आप पढ़ना, ठीक, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी हो तो, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं नज़र आ रही मुझे, ठीक है, ओके। व्यापारिक घाटे की बात की, जैसे इंडिया चाइना के साथ में सबसे ज़्यादा व्यापारिक घाटा ज़्यादा है, पूरे ईयर का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। किस किस चीज़ें हैं, जैसे भारत, इटली, बेल्जियम, नेपाल, हांगकांग के साथ में निर्यात घट रहा है, बताइए, ठीक है। रशिया के साथ में बड़ा है, रशिया के साथ में ऐसी सब चीज़ें, रशिया से तेल खरीद रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। अच्छा, अगले टॉपिक पे आता हूँ। भारत रशिया तेल का सबसे बड़ा आयातक है। एक आपने शायद इंटरव्यू देखा हो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर का, उन्होंने जब ये सवाल किया गया, यूरोपियन कोई पत्रकार था, उसने जब ये सवाल किया कि जब पूरी दुनिया मना कर रही है कि आप ट्रेड मत करिए रशिया के साथ में, पूरी दुनिया ने कट कर दिया है, ठीक है, तेल मत यूज़ करिए और सैंक्शन लगाइए इन सब चीज़ों पे रशिया के ऊपर, ठीक है, यूक्रेन के समर्थन में आप आइए। बड़ा अच्छा जवाब दिया उसमें जयशंकर साहब ने कहा कि यूरोप ने तेल लेना बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन यूरोप जो तेल ले रहा है अब बाईपास करके ले रहा है। पहले वो रशिया से सीधे ले लेता था डायरेक्ट, अब वो डायरेक्ट नहीं ले रहा। अब रशिया से तेल आता है इंडिया और इंडिया से तेल जाता है यूरोप। यूरोप अपने तेल की पूर्ति आखिर करेगा कहाँ से, आप ये भी तो समझिए, करेगा कहाँ से? तो वो बाईपास करके ले रहा है, ले सब रहे हैं, समझ रहे हैं, मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन वो बाईपास करके, सीधे कोई नहीं करना चाहता। तो अभी आपको पता होगा जैसे ईरान के साथ में जो हम लोग तेल लेते थे, बहुत सारी दबाव बना यूएसए से, तो हम लोग अनऑफिशियली तेल लेने लगे, फिर अनऑफिशियल कर करके धीरे धीरे वो तेल बहुत कम हो गया। अब धीरे धीरे ये जो बढ़ा था तेल, मतलब ये जो इम्पोर्ट बढ़ा था लड़ाई के बाद में दोनों की, यूक्रेन और रशिया की, इसके बाद जो तेल बढ़ा था, इसके बाद वो लगातार बढ़ता रहा, ठीक। और उसका फ़ायदा यूरोप ने भी उठाया, डायरेक्ट नहीं उठाया, यूरोप को बहुत तेल चाहिए, वो अपने घरों तक को गर्म करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऊपर जो नॉर्डिक के आसपास जो आपको मिलेंगे कंट्रीज, ठीक है, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड तो ऑफकोर्स थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, बट फिनलैंड, नॉर्वे और ये सब डेनमार्क और इनके ऊपर वाले, समझे, नॉर्थ जो उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर के ऊपर वाले, ठीक है, इन सबको बहुत ज़रूरत है। तो बस ये इसमें मोटी सी बात ये है कि राइटर्स ने एक रिपोर्ट दी है, भारत जो है वो चीन को पीछे छोड़ के रशिया का सबसे बड़ा तेल आयातक बन गया, सबसे बड़ी घटना यही हो गई। दूसरी बात है, रशिया कच्चे तेल का 44% था जो कुल आयात था रशिया से, जो बढ़कर 2.7 बिलियन बैरल पर डे हो गया। ये डेटा बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये पूछे जाने की आवश्यकता भी नहीं है। फरवरी में 2022 में युद्ध के खिलाफ इसमें भारत ने रशिया के साथ में, मतलब टोटल इंडिया का जो व्यापार है वो बढ़ गया है, ठीक है। रशिया के पश्चात भारत शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता हैं, देश कौन कौन से हैं? इराक है, ईरान नहीं रहा है, सऊदी अरब है, ठीक, फिर यूएई है। तो रशिया, इराक में लिख दूँ, नहीं तो आप हो सकता सऊदी अरब और यूएई। सो ये लिस्ट आप याद रखेंगे, ठीक है, ये लिस्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। और बस ये कितने % की वृद्धि हुई है ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है, बार अभी राइटर्स ने अगस्त में कुछ दी है, बाद में कुछ और देगी, ठीक है। तो पूरे साल की ज़्यादातर चीज़ें या वैसी चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, अब आगे देख लेता हूँ आगे और क्या है। ये है केवीआईसी और डाक विभाग के मध्य एक समझौता हुआ है। डाक विभाग के मध्य समझौता हुआ है, क्यों हुआ है? प्रधानमंत्री एक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ एक समझौता ज्ञापन हुआ केवीआईसी का। अब इसको ज़रा ऊपर देख चलता हूँ लेके आपको, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ विभाग ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2008 के आसपास आया था, और इसकी जो नोडल एजेंसी बनाई गई, नोडल एजेंसी का मतलब जो उसका कार्यान्वयन करेगी वो होगी केवीआईसी मतलब खादी इसका करेगी, ठीक है। अब होगा ये पूरे भारत में स्थापित की, मतलब इसमें होगा डाक विभाग के कर्मचारी पूरे भारत में जो स्थापित की जा रही नई इकाइयों का भौतिक सत्यापन करेंगे, वहां पे जाके उसका प्रमाणन करेंगे कि हाँ ऐसी चीजें हैं या नहीं हैं। इस प्रक्रिया के लिए केवीआईसी कर्मचारियों के प्रशिक्षण
KVIC कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देगा। अब ये प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? तो 2008 में स्टार्ट किया जाता। क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है, ठीक। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक, द्वारा कार्यान्वित होती है। मैंने बताया नोडल एजेंसी इसकी कौन है, यही है, ठीक। ये कुछ चीज़ें लिखी हैं, बस हो गया। चलो आगे क्या है? ओके, ये वाला देखते हैं। सेबी द्वारा एसेट मैनेजमेंट कंपनियों हेतु परिपत्र जारी। ओके, इसका मतलब क्या है? सेबी द्वारा एसेट मैनेजमेंट कंपनियों हेतु परिपत्र जारी। अच्छा, मान लीजिए आजकल जब आप देखते हैं यूट्यूब खोलें, कहीं इंस्टाग्राम खोलें या कोई सोशल नेटवर्किंग वगैरह साइट खोल लें, एक भरमार आई हुई है कि अगर आपने 10 साल पहले SIP की होती तो इतना पैसा बन गया होता, अगर आपने 20 साल पहले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता तो इतने करोड़पति आप हो गए होते, अगर आपने उस समय बाइक ना लेके उतने के शेयर ले लिए होते हीरो के तो आप इतने करोड़ रुपए आपके पास हो गए होते। तो एक लोगों में एक बूम आ गया है। जैसे इंडिया की जो मार्केट है, अगर आप उसको ठीक से देखेंगे तो उसमें बहुत कम ऐसे परसेंट हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सीधे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप जाएंगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये परसेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो इंडिया में भी 2-3% के आसपास आई थिंक होगा, या हो सकता है इतना ही हो, या हो सकता है इसके आसपास हो, बट इससे ज़्यादा नहीं है। तो होगा क्या? फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं लोगों के पास में, और उसको मैनेज करने के लिए कंपनियां हैं कुछ। जैसे आपको अगर पैसा लगाना है, आपको पता नहीं है आपको उससे रिटर्न कैसे कमाना है, तो आप क्या करेंगे? पैसा तो आप हाथ में लिए घूम रहे हैं, उसके लिए कंपनियां हैं आपके सामने जिनको बोलते हैं AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो आपसे क्या करती हैं? वो आपका पैसा ले लेती हैं, फिर आपसे पूछती हैं कि आप किस में पैसा लगाना चाहते हैं। ETF में पैसा लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, SIP में लगाना चाहते हैं, सीधे स्टॉक में लगाना चाहते हैं, ऐसे आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे। तो होगा क्या? उनकी पहले होता क्या, आपका पैसा लगा दिया, रिटर्न आपको बताया कि 18% आएगा एनुअली CAGR के अकॉर्डिंगली, ठीक। बट वो CAGR में 18% ना होकर 8% आ रहा है, पैसा कहीं और लगा रहे हैं, ठीक। तो गुमराह करने का प्रयास करते थे। अब होगा क्या? सेबी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो ऐसी चीज़ों के लिए अब उनकी जो AMC है उनकी जिम्मेदारी तय कर रही है। मतलब अगर आपने ऐसा कहा है, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही, ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही तय कर रही है। अगर आपने ऐसा कहा है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक। तो आपको अब समझ में आएगा AMC क्या होती, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते। AMC क्या है, रटने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो AMC की जवाबदेही तय होगी, ठीक। अच्छा, और इसमें क्या है? स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, यही सब चीज़ें हैं जो मैंने बता दिया, सब इसमें ये लिखा है। बाकी सेबी की बात लिखी है यहाँ पे। सेबी भारतीय पूंजी बाजार नियामक है जो भारत में प्रत्येक AMC को नियंत्रित और संचालित करता है। ओके, मतलब टोटल सी बात यह है कि जो पूंजी बाजार है भारत का, उसको रेगुलेट करने का काम क्या करता है? ठीक है, उसको रेगुलेट कौन करता है? उसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, माधुरी पुरी बुच, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाइए। 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल, मतलब हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाएं हैं। अच्छा, एक बात अब इसमें जैसे ये जो योजनाएं हैं, ये आपसे शायद पूछे कि कौन कौन कहाँ पे हैं। जैसे इसमें नीचे शायद एक लिस्टिंग यहाँ पे दे रखी है। अभी मैं इस लिस्टिंग पे नहीं आता हूँ, इसमें आता हूँ। हुआ यह है कि कैबिनेट ने बहुत सारा बजट दिया है, 50,000 समथिंग करोड़ का। ये एक बड़ा बजट है। जब भी बड़ा बजट आ जाए तो उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ लेना है, जब बजट ठीक ठाक आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये जो इतने रुपए की जो ये 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, कितने बनाए जा रहे हैं? 8। बजट है इसका 50,600 समथिंग करोड़ रुपए, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कितनी लेंथ के टोटल बनाए जाएंगे? 936 किलोमीटर लंबाई वाली 8 हैं, ठीक, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ठीक। अच्छा, इससे होगा क्या? लॉजिस्टिक दक्षता, भीड़ भाड़ कम होगी, कनेक्टिविटी बढ़िया होगी, समझ रहे हैं, और रोजगार सृजन होगा। अब इधर चले आइए 8 में, जो इम्पोर्टेंट है उनमें हम कुछ निशान लगाएंगे। ये रही आपके सामने 8, ठीक। इसमें आप देखिए 8 में से एक ये वाली रटी है, आगरा से ग्वालियर जा रही है। कौन कौन सी? जो यूपी से रिलेटेड है। आगरा से ग्वालियर कितने? 88 किलोमीटर से। अच्छा, फिर आ जाइए अयोध्या रिंग रोड 68 किलोमीटर। फिर आ जाइए कानपुर रिंग रोड 47 किलोमीटर। बाकी रटने की जरूरत नहीं है, बाकी केवल ये देखिए सबसे बड़ी और कौन सी है। तो याद रखना, खड़गपुर मोरग्राम राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर 231 किलोमीटर लंबी बनाई जा रही है, ठीक है। टोटल कितने हैं कॉरिडोर ऐसे बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। 50,000 समथिंग करोड़ रुपए की इसमें राशि जारी की गई है। और दूसरी बात है, जो कैबिनेट ने इसके मंजूरी दे दी है, ठीक। कुछ चीज़ और बची है? चलो, और कुछ नहीं बचा। ओके, तो फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है 24-25 के लिए 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हो गए हैं। अच्छा, आयकर रिटर्न मतलब भारत सरकार ऐसा कहती है
कि जो डायरेक्ट टैक्स है DT, ठीक, डायरेक्ट टैक्स में एक आता है इनकम टैक्स, ठीक, उसी के अंडर इनकम टैक्स जो आप पैसा कमाते हैं उसके अलग अलग स्लैब रेट हैं। 5 लाख तक कुछ है, 7.5 लाख तक कुछ होगा, 10 लाख तक कुछ होगा, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का स्लैब रेट है। अच्छा, जब आपने साल भर पैसा कमाया है तो उसका पैसा आप भारत सरकार को देंगे, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स जो आपको पता नहीं चलता लेकिन आप दे देते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए एक चिप्स का पैकेट खरीदा 10 रुपये का, और 10 रुपये में पता चला उस पर 18% GST लगी है, मतलब वो आपने बिना जाने 1.8 पैसा जो है वो आपने भारत सरकार को पेड किया, ये डायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, रिटर्न कितने दाखिल हुए हैं? 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए हैं। मतलब इसका ये है जो ITR भरने वाले हैं वो 7.28 करोड़ हैं। तारीख कितनी थी? 31 जुलाई तक भरी गई। अच्छा, जो DT के जो ITR भरे जाते हैं वो 31 जुलाई तक अमूमन यही तारीख रहती है। दूसरी चीज़ है जो कंपनियां होती हैं उनका होता है टैक्स ऑडिट, ठीक, टैक्स ऑडिट। अगर आप 1 करोड़ रुपये से अगर ऊपर टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट होगा, और उस टैक्स ऑडिट या मान लीजिए उसका जो टैक्स ऑडिट उसकी जो डेट है वो इस समय 30 सितंबर है, ठीक है, याद रखना। चलो, अब इसी सब की केवल इसमें बात की गई, जैसे पिछले साल जो था उससे कितना अधिक है, तो याद रखना 7.5% अधिक हैं आयकर रिटर्न भरने वाले लोग, ठीक। अब इसमें लिखा 24-25 के लिए दाखिल किए गए 7.28 ITR में 5.27 करोड़ नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए हैं, जबकि पुरानी कर व्यवस्था के लिए 2.10 करोड़। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये बहुत फाइनेंस की बात है, मैं आपको बता देता हूँ, खैर इसमें फंसेंगे नहीं आप। ये ITR जब आप फाइल करते हैं तो उसमें 2 रिजीम होती हैं, राइट। एक न्यू रिजीम है, एक ओल्ड रिजीम है। तो ओल्ड रिजीम के तहत अगर आप दाखिल करते हैं उनकी संख्या कम है, न्यू रिजीम के अंदर जो दाखिल करने वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। बस इसमें इतनी ही जानकारी है, बाकी आप ये देखना चाहें तो देखते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 72% करदाताओं ने क्या किया है, नई व्यवस्था है 70, ये वाली चीज़ें याद रखना, 72% वाली न्यू रिजीम में है, 28% वाली इतने में। ये पूछा नहीं जाएगा यार, ये सब क्या मैं बता रहा हूँ, क्या आप समझ रहे हैं, ठीक है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये वाला डेटा जरूर याद रखना, ये वाली जरूरी है। 7.5% की वृद्धि हुई है। कितने दाखिल किए गए? ये वाला 7.28, ठीक है, 2024-25 के लिए। ये ITR की बात हो गई है ITR की बात हो रही है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ऐसी चीज़ें एग्जाम में आती हैं, ऐसी चीज़ें बताते हुए और मन होता है। हुआ ये है कि रैपिडो, आप सब जानते हैं रैपिडो क्या है। आपने मोबाइल फ़ोन उठाया, कहीं जाना है, पहले कैब करते थे ओला उबर से, अब एक बाइक वाला सिस्टम है, तो वो बाइक चलाने वाला आपके पास आ जाता है और वो आपको बाइक से ड्रॉप कर देता है, दैट इज़ रैपिडो, राइट। 2024 में यूनिकॉर्न बनने वाली कौन सी बनी है? तीसरी कंपनी बनी है। 2024 में 3 कंपनियां बनी हैं अभी तक जो यूनिकॉर्न बनी। अच्छा, यूनिकॉर्न क्या होता है? अच्छा, यूनिकॉर्न का मतलब है अगर कोई कंपनी है उसकी ऑनरशिप प्राइवेट हाथों में है, प्राइवेट मतलब लोगों के, मतलब किसी उसका कोई स्वामित्व किसी 1 या 2 या 4 10 लोगों के पास में, पब्लिक नहीं है, पब्लिकली लोगों से पैसा नहीं जुटाया है, निजी स्वामित्व की कंपनी है, ठीक। दूसरी चीज़, उसका टर्नओवर अगर $100 बिलियन से अगर ज़्यादा हो गया है, ठीक। दूसरी बात, कोई भी उसने मार्केट से पैसा नहीं उठाया है वाया IPO या किसी भी और, मतलब स्टॉक मार्केट में वो लिस्टिंग नहीं है, उसकी लिस्टेड नहीं है कंपनी, ठीक है। प्राइवेट पार्टनर्स मतलब प्राइवेट ऑनर ही उसके सब जितने भी उसके देखरेख करने वाले हैं वो प्राइवेट लोग ही हैं, लोगों के बीच में नहीं है, वो होते हैं, वो बन जाते हैं यूनिकॉर्न, ठीक, समझ गए। और ये स्टार्टअप होते हैं जो यूनिकॉर्न बनते जाके, आप समझ गए अब इतनी बातें। अच्छा, तो ये तीसरी बनी है। इससे पहले क्या क्या था? 2024 में जैसे यूनिकॉर्न बनने वाली तीसरी कंपनी, इससे पहले परफ्यूज और ओला के संस्थापक भावेश अग्रवाल की कृत्रिम AI थी। कौन? कृत्रिम AI थी। चलो, $120 मिलियन की नई फंडिंग के साथ में रैपिडो एक यूनिकॉर्न बन गई है, ठीक। 2023 में क्या हुआ था? जेप्टो और इनक्रेड वेल्थ 2 यूनिकॉर्न बने थे, ठीक। रैपिड अब भारत में नए शहरों में अपनी ऑटो और कैब सेवाओं का विस्तार करेगी। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो आप समझ गए हैं कि क्या करना है आपको। यूनिकॉर्न का मतलब है निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप जिसका मैं देखिए एक मैंने गलत चीज़ बोल दी, यहाँ पे $1 बिलियन है, मैंने $100 बिलियन बोल दिया गलती से, माफ़ करें। $1 बिलियन, राइट। $1 बिलियन से जिसकी संपत्ति ज़्यादा हो जाती है, उसमें एसेट भी शामिल होंगे, उसमें उसके अकाउंट और सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। मतलब परिसंपत्ति टोटल अगर देखें तो $1 बिलियन से ज़्यादा होती है, ठीक है। रैपिडो की स्थापना अरविंद सांका और पवन गुटुपल्ली और ऋषिकेश SR ने की थी 2015 के अंदर। अब आया है अगला वाला, ये महत्वपूर्ण है और साथ के साथों आप रट जाएंगे, ठीक। और साथ में एक दो तो आप मतलब आंख बंद करके रटें, समझे। 7
7 मित्र पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है? अलग अलग देश के अलग अलग शहरों में। अच्छा, पीएम मित्र, जैसे यहाँ पे लिखा है पीएम मित्र पार्क। पीएम मित्र पार्क है क्या? तो ऐसे हम लिखें, अगर पीएम फिर ऐसे लिखें मित्र, ठीक। तो मित्र का फुल फॉर्म होगा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेगा, एम फॉर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल्स, राइट। ये हो गए पीएम मित्र पार्क। अब मित्र पार्क क्यों बनाया गया? जो कपड़े से संबंधित जितना एक क्लस्टर बनेगा, जितना मतलब क्लस्टर का मतलब कपड़े से संबंधित एक इकोसिस्टम अलग अलग जगह पे तैयार किया जाएगा, उसको बोलेंगे पीएम मित्र पार्क, ठीक। ये व्यवस्था 2021 के अंदर भारत सरकार लेके आई थी टेक्सटाइल के लिए पीपीपी मॉडल पे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, जिसमें सरकार और निजी लोगों की भी भागीदारी आराम से उसमें होगी, ठीक है। और इसको 2027-28 तक इसको कंप्लीट करना था, राइट। तो इसी के लिए स्थापना को मंजूरी दी गई है 7 के साथों आपको रटे होने चाहिए। अच्छा, रटे होने में ये याद कर लिए, जैसे तमिलनाडु में विरुद्धनगर में खोला गया है, तेलंगाना में वारंगल, गुजरात में नवसारी में, कर्नाटक में कुलबर्गी में, मध्य प्रदेश के धार में, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, याद कर लेना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, ऑप्शन में कानपुर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक। या बनारस भी देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में अमरावती, जैसे 7 साइटों का चुनाव किया गया। 7 के साथ रट लो, ठीक, हो जाएगा इससे। अच्छा, इसमें है क्या? 7 पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिवहन के पार्क को मंजूरी, वही तो बात लिखी हुई है जो मैं बार बार बता रहा हूँ। प्रत्येक पास लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जो घरेलू और जो विदेशी और घरेलू दोनों तरीके का होगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था और वर्त, मतलब इसमें सब चीज़ें ऐसे लिखी हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश विशेष कंपनियों का गठन किया गया है, ठीक। ओके, पीएम मित्र का आरंभ 2021 में किया गया था, वस्त्र मंत्रालय के अधीन आती है, ठीक है। और ये सब कुछ ऐसी सब बातें की गई हैं, ठीक है। और इसमें तो कुछ है नहीं। अच्छा, 5 ग्रीनफील्ड साइटों में, अर्थात गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और एमपी और यूपी संबंध में विशेष कंपनियों का गठन किया गया है। ये 5 है, ये देख लो। 7 के साथ वो तो रट ही लेने हैं। यूपी का लखनऊ है, याद कर लेना, समझे। कर्नाटक का कुलबुर्गी ही याद रहे, ऐसा मत कर लेना, कर्नाटक का कुछ और लगा दीजिए, ठीक है। फिर है एमआरओ उद्योग में स्वचालित मार्गों से 100% एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, किसमें? एमआरओ उद्योग हेतु, ठीक। और स्वचालित मार्ग से, ऑटोमेटेड रूट से। जब देखिए एफडीआई जब आता है, एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे 2 तरीके से। एक है ऑटोमेटेड रूट है, एक है मतलब जिसमें उनको कुछ जानकारी भारत सरकार को देनी पड़ेगी और उनसे परमिशन मांगनी पड़ेगी। ऑटोमेटेड रूट में कोई परमिशन नहीं मांगनी पड़ती है, ठीक है। तो ये स्वचालित मार्ग से किसमें आएंगे? एमआरओ में। एमआरओ क्या है? विमानन, रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल, ठीक। तो मतलब इसके रखरखाव के लिए, जो विमानन क्षेत्र में जो रखरखाव होगा, उसकी चीज़ों की मरम्मत होगी, उसके लिए 100% एफडीआई की गई है। मतलब अब, और वो भी ऑटोमेटेड रूप से, भारत सरकार को से कोई उसको पहले से वो नहीं लेनी है, मतलब उसका प्रमाणीकृत नहीं अपने आप को कराना कि नहीं हमें ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो समझ गए आप, 100% एफडीआई आई है, ठीक। आई है का मतलब उसके लिए खोल दी गई है, बस मोटी चीज़ यही है। अच्छा, एमआरओ पर जो ये जो खर्च होता है, जैसे मरम्मत इस पर जीएसटी घटा दिया, 18 से 5% कर दिया, ठीक, 5%। अब बड़ी कंपनियां आएंगी, सीधे इन्वेस्ट कर लेंगी वगैरह। तो बस इसमें इतनी सी चीज़ें हैं, बस ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बस इसमें कुछ नहीं है। अब आ गया अंतर्राष्ट्रीय। थोड़ा सा टाइम मैं देख लेता हूँ एक बार, आई थिंक टाइम तो हो गया होगा। इस लेक्चर में मैं यहीं तक रखता हूँ, इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय पे आऊँगा। जापान में टाइफून शानशान है, इसके इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। रक्षा मंत्री यूएसए की यात्रा है इसमें, ठीक है। दूसरा सिंगापुर भारतीय मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है। मोदी जी की पोलैंड यात्रा है, यूएसए यात्रा अभी तो आई नहीं है, इस मैगजीन में होगी नहीं। मोदी जी की यूक्रेन यात्रा है, यूक्रेन यात्रा में भीष्म देखे गए थे, ये प्रश्न मैंने आपको पहले ही करा दिया था, ठीक है। आगरा में जो जिसका उद्घाटन किया गया था, ये भीष्म का था, ठीक है। एक पोर्टेबल में ये अस्पताल था इन सब चीज़ों के। पोलैंड वाली बात भी मैंने आपको बता दी थी। यूक्रेन की बात हो गई आपसे, ठीक है। 19वां इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ जगदीप धनखड़ साहब के उसमें, ठीक है। हाँ, भारत और जापान के बीच 2+2 यात्रा 2+2 हुई है। मंत्री स्तरीय, रक्षा मंत्री स्तरीय, विदेश, मतलब इसमें क्या होता है, इंडिया के और दूसरे कंट्री के 2 मिनिस्टर सामने बैठते हैं। जैसे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हो गए और डिफेंस मिनिस्टर, तो ऐसे दूसरे देश के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। तो आपको एक चीज़ और पता करनी है कि 2+2 जो वार्ता होती है वो किन किन देशों के साथ में, जैसे यूएसए के साथ में इंडिया करता है, रसिया के साथ भी करता है,
और किसके साथ करता है, जापान के साथ में। आपको टोटल बताने कितने हैं, ठीक है। सबके साथ में 2+2 नहीं होती है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उनके साथ में होती है। खैर, अंतर्राष्ट्रीय को इसको मैं अगले वाले उसमें कवर कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए, और बेहतर एक कमेंट कर दें तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। ये दरख्वास्त है, अगर बूस्ट नहीं होऊंगा मैं तो आपको पता है कि मैं फिर सोने लगता हूँ, मैं फिर वीडियोज़ आने थोड़े से कम हो जाते हैं, तब आप लोग खूब सारे कमेंट करते हैं पहले, लेकिन कमेंट नहीं करेंगे, ऐसा मत करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में। टेलीग्राम वाला ग्रुप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक यू, पढ़ाई बेहतर तरीके से करिए।